हेलो प्यारे बच्चों, इस वीडियो में हम द्विघात समीकरण को कवर करेंगे। इसको इंग्लिश में कहा जाता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन और चैप्टर नंबर आपका 4 है। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पे कुछ इसके बेसिक्स होते हैं, उसको हम लोग देख लेते हैं। सबसे पहले देखिए द्विघात समीकरण किसे कहते हैं। तो देखिए ए एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी इस रूप का होगा तो वो द्विघात समीकरण कहलाएगा। ठीक है, कि वर्ग रूप में समीकरण को द्विघात समीकरण कहते हैं। ए बी सी अचर राशियां हैं तथा ए शून्य नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे उसके बाद से मैं कुछ और एक्स्ट्रा इसको बताना चाह रहा हूँ। तो देखिए द्विघात समीकरण किसे कहते हैं। अभी आपने पढ़ा कि ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स बी एक्स है, ये सिर्फ बी एक्स है प्लस सी इक्वल टू 0 है। यहाँ पे ए बी सी क्या है, अचर हैं, और उसके बाद से एक्स चर यहाँ पे होता है, ऐसा माना गया है। ठीक है, तो इस टाइप का जो इक्वेशन रहेगा उसको हम द्विघात समीकरण कहेंगे। जिसका घात 2 होता है उसी को हम द्विघात समीकरण कहते हैं। अगर इस तरह से आ जाए ए एक्स क्यू प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी इक्वल टू 0, तो क्या इसको भी द्विघात समीकरण कहेंगे? नहीं, क्योंकि सबसे बड़ी घात जो है 3 है, तो यहाँ पे त्रिघात वाला समीकरण हो जाएगा। ठीक है, अगर ऐसा कोई समीकरण है जिसमें उसका सबसे बड़ा घात 2 है तो उसी को हम द्विघात समीकरण कहते हैं। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे लिख दिया जाए एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 इक्वल टू 0, तो हम देख रहे हैं कि सबसे बड़ा घात क्या है, 2 है। जो कोई भी संख्या होता है अंक, उसका घात 0 होता है। ठीक है, और यहाँ वेरिएबल का 1 है, यहाँ पे लिखा नहीं गया है। ठीक है, तो लिखा भी नहीं जाता, x के पावर 1 लिखिए या x लिखिए, बात एक ही है। यहाँ पे 2 है तो इसका घात क्या है, 2 घात है, तो ये समीकरण पूरा क्या कहलाएगा, द्विघात समीकरण कहलाएगा। फिर एक एग्जांपल देखिए, यहाँ पे अगर लिख दिया जाए एक्स स्क्वायर 5 इक्वल टू 0, तो क्या ये भी द्विघात समीकरण है? हाँ, ये द्विघात समीकरण, क्योंकि इसके पावर में 2 घात है, वो भी सबसे बड़ा, तो ये द्विघात समीकरण है। तो और भी कुछ है, जैसे कि एक आता है रैखिक समीकरण। ठीक है, तो रैखिक समीकरण में इस टाइप का होता है ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0, यानी जितने भी वेरिएबल होंगे, चर होंगे, उसका घात एक ही होगा। जैसे y का 1 होता है, इसका भी 1 होगा, और कांस्टेंट होता है उसका तो पावर आप जानते हैं कि 0 होता है। जैसे कोई भी संख्या लिख दिया जाए, जैसे 2 लिख दिया जाए तो इसका घात 0 है। 2 के पावर 25 लिख दिया जाए, ऐसे 25 लिख दिया जाए तो उसका भी घात 0 है। अगर इस तरह से लिख दिया जाए 2 के पावर 5 तो यहाँ पे 5 हो जाएगा। लेकिन अगर यहाँ पे 5 के पावर कोई घात नहीं है तो हम इसका घात 0 मानते हैं। ठीक है, तो रैखिक समीकरण मैं आपको बता रहा हूँ कि ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0, पूरे समीकरण में जो सबसे बड़ी घात हो वो 1 होगा, तो उसी को हम कहते हैं रैखिक समीकरण। ठीक है, तो आपको पढ़ना है द्विघात समीकरण। ठीक है, तो द्विघात समीकरण हम एग्जाम्पल दे दिए और बता दिए, रैखिक समीकरण भी बता दिए। और भी इसमें कुछ बेसिक है, जैसे कि पद। ठीक है, तो अगर कोई इस तरह से 2x है तो एक पद है ये, क्योंकि इसके साथ कोई और नहीं जुड़ा है। अगर लिख दिया जाए इसमें प्लस का 1 तो ये क्या हो जाएगा, एक पद, दो पद, द्विपद हो जाएंगे। ठीक है, तो पहला देखिए इसमें एक पद में 2x मिल जाएंगे या 3x मिल जाएंगे या कोई 5y मिल जाएगा, तो ये सभी एक पद हैं। द्विपद यानी 2 पद, उसमें कितने पद, 2 पद। जैसे कि 2x है तो इसमें 5 घटा दीजिए तो 1 पद 2 पद, या यहाँ पे 2x प्लस 4 कर दीजिए तो ये भी 2 पद, 1 पद 2 पद। ठीक है, तो हम देख रहे हैं ये अकेला आ रहा है तो इसको 2 पद कहेंगे, लेकिन इसके साथ अगर जुड़ जा रहा है कोई प्लस के द्वारा या माइनस के द्वारा
तो वो द्विघात हो जाएगा। अब यहीं पे कहेंगे त्रिपद, तो त्रिपद में आप देखिए 2x हो जाएगा प्लस 5y और प्लस का c, इसमें 3 पद प्लस के द्वारा जुड़ गया है। अब चाहे तो एक और एग्जाम्पल ले सकते हैं, x माइनस वाई माइनस जेड, तो ये भी क्या है 3 पद, और इसमें वेरिएबल कितने हैं 1 2 3, 3 वेरिएबल हैं इसमें, और यहाँ पे x वेरिएबल है सिर्फ। तो ये सब बेसिक है, आपको जानकारी होना चाहिए। अब हम आगे प्रश्नावली को देखते हैं, बहुत ही आसान प्रश्नावली है, आपको अच्छा लगेगा। तो उससे संबंधित कुछ जो पहला प्रश्नावली है, इसमें बहुत से मतलब फार्मूलों का यूज होगा जो आप क्लास 8 से 9 तक पढ़ते आ रहे हैं, तो उन मैं फार्मूलों को लिख देता हूँ। तो देखिए यहाँ पे a प्लस बी का होल स्क्वायर आपको पता होगा, तो होता है a स्क्वायर प्लस का b स्क्वायर प्लस 2ab। अगर यहाँ पे माइनस लिख दिया जाए a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो यहाँ होगा a स्क्वायर, और यहाँ प्लस होता है, लेकिन कुछ बच्चे यहाँ पे भी माइनस बोलते हैं, तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, उसके बाद से 2ab हो जाएगा। अब ये सबसे इम्पोर्टेंट फार्मूला ये है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, क्योंकि हमेशा ये आपको काम देता रहेगा है। तो यहाँ इसका होता है a माइनस बी और दूसरे में a प्लस बी। तो ये था स्क्वेयरिंग वाला। अब हम क्यूब वाला दे रहे हैं, देखिए a प्लस बी का होल क्यूब, तो a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab ब्रैकेट में a प्लस बी, ए होता है। अब चाहे तो इसका मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, तो देखिए a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab, ए का इसमें गुणा हुआ था स्क्वायर हो जाएगा, फिर इसका इसमें गुणा करेंगे तो 3ab स्क्वायर, इस तरह से। तो ये माइनस ए प्लस वाला था। अब माइनस वाला देखिए a माइनस बी का क्यूब, तो ये हो जाएगा a क्यूब, यहाँ माइनस हो जाएगा b क्यूब, फिर यहाँ पे माइनस 3ab और ब्रैकेट में a माइनस बी, यही आ जाएगा। और भी कुछ क्यूब के फार्मूले हैं जो इम्पोर्टेंट है, उसको भी लिख दे रहे हैं, जैसे कि a क्यूब माइनस बी क्यूब, तो यहाँ a माइनस बी एक ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में a का स्क्वायर और प्लस ab प्लस का b स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे a क्यूब माइनस वाला देख लीजिए माइनस बी क्यूब, तो a माइनस बी, उसके बाद से a स्क्वायर माइनस, सॉरी ये प्लस है तो यहाँ भी प्लस होगा, उसके बाद से a स्क्वायर प्लस ab प्लस का b स्क्वायर, ठीक है। ध्यान दीजिए यहाँ पे माइनस होता है, जब यहाँ प्लस रहेगा तो यहाँ माइनस होगा। तो ये आपका फार्मूला है, और इन सभी फार्मूलों का यूज भी है। तो चलिए अब हम लोग एक्सरसाइज को थोड़ा सा देख लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे दिया है, जांच कीजिए कि क्या निम्न में द्विघात समीकरण है। तो इन सभी सवालों को आप हल करेंगे और हल करके चेक करेंगे कि उसका घात 2 आ रहा है कि नहीं। 2 आएगा तो उसको कहेंगे द्विघात समीकरण है, और जिसका घात 2 नहीं आएगा उसको हम कह देंगे द्विघात नहीं है, ठीक है। तो बस इसको ऐसे ही करना है, हम चलिए कर रहे हैं, सॉल्व कर रहे हैं। और यहाँ से कभी कभी बहुविकल्पी में प्रश्न आ जाता है, ज़्यादा क्वेश्चन बड़ा नहीं बनता यहाँ से, कभी कभार यहाँ से बहुविकल्पी प्रश्न में आता है, तो इसको करिएगा जरूर से। तो हम शुरू कर रहे हैं। देखिए हम प्रश्न को नोट किए हैं, सेम डिक्टो वही है। तो आपको पता यहाँ पे चल गया होगा कि इसको कैसे एक्सपेंड किया जाएगा, कैसे विस्तार किया जाएगा। तो यहाँ इसको a मान लीजिए और प्लस है इसको b मान लीजिए, उसका होल स्क्वायर कर दीजिए, तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर और उसके बाद से प्लस का 2ab, इस सूत्र से ये एक्सपेंड होगा, ठीक है। तो a का वैल्यू क्या है, a का वैल्यू x है, इसी में रख दे रहे हैं, तो यहाँ x का स्क्वायर हो जाएगा, फिर b का वैल्यू 1 है तो 1 का स्क्वायर हो जाएगा, फिर 2, a का वैल्यू x, b का वैल्यू 1 और इक्वल टू देखिए क्या है इधर, अभी इसका एक्सपेंड किए तो इतना आया, अब इसका इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे तो 2x और माइनस का 6। अब ध्यान दीजिए यहाँ पे x स्क्वायर हो जाएगा और उसके बाद से प्लस यहाँ पे 2x और फिर यहाँ पे प्लस का 1 कर लेंगे इक्वल टू 2x माइनस का 6। 2x से 2x कट जाएगा, क्यों कट जाता है, जब बराबर के उधर सेम चिन्ह यानी सेम साइन सेम चिन्ह हो और एक ही जैसे संख्या है तो बराबर के इधर उधर कटता है, अगर माइनस प्लस रहेगा तो कटेगा ही नहीं, ठीक है। अब ध्यान दीजिए यहाँ पे x का स्क्वायर, यहाँ पे प्लस का 1 है
और ये -6 दिख रहा है तो इधर लेकर आएंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस का 6 हो जाएगा इक्वल टू 0। तो यहाँ x² प्लस 7 इक्वल टू 0 लिखेंगे। द्विघात समीकरण है। क्यों? क्योंकि इसका घात 2 है तो इसलिए द्विघात समीकरण है। अब इसका हम दूसरा पार्ट करते हैं। देखिए कैसे, यहाँ पे ये तो उसी तरह से उतार लेंगे। 2x², 2x, उसके बाद से यहाँ माइनस का 3 में होगा तो माइनस का 6, फिर माइनस का -x में होगा तो प्लस का 2x। ठीक है, उसके बाद से हम x² लिख देंगे। यहाँ माइनस का 2x है और इसको भी लेकर आएंगे तो माइनस का ये भी 2x हो जाएगा और इसको लेकर आएंगे तो प्लस का 6 हो जाएगा इक्वल टू 0। जब बराबर के इधर से उधर हम करते हैं ना तो जो चिन्ह होता है उसका अपोजिट हो जाता है। जैसे -6 इधर लेकर आए तो प्लस हो गया, 2x लेकर आए हैं तो ये माइनस हो गया है, ये होता है। ठीक है, 6, 7, 8 में भी आपको बताया गया होगा। तो अब देखिए यहाँ पे x का स्क्वायर ये कितना हो जाएगा, 2x मिल करके 4x और प्लस का 6 इक्वल टू 0। ठीक है, अब उसके बाद से हम तीसरे प्रश्न इस यहाँ पे लिखना पड़ेगा। देखिए 2 घात है ना तो इसको लिखना पड़ेगा द्विघात समीकरण है। अब यहाँ पे तीसरे में देखिए, यहाँ पे इसका गुणा करना पड़ेगा डायरेक्ट, इसका इसमें तो x का स्क्वायर, फिर इसका देखिए इसका इसमें, फिर इसमें तो प्लस का x, फिर इसका इसमें तो माइनस का 2x और फिर -2 इक्वल टू, अब इसका भी उसी तरह से मल्टीप्लाई, इसका इसमें इसमें तो यहाँ x का स्क्वायर और प्लस का 3x और माइनस का x और माइनस का 3। अब बराबर के इधर देखिए सेम संख्या है और सेम चिन्ह है उसका तो वो कट गया। अब यहाँ पे देखिए इसको इसमें से घटा देंगे तो माइनस का x और माइनस का 2 बराबर ये 3x हो गया, यहाँ पे 2x हो जाएगा, एक घट जाएगा इसमें से, माइनस यहाँ पे 3 हो जाएगा। अब हम देख रहे हैं कि कहीं भी द्विघात समीकरण दो घात है ये नहीं है, 2 घात नहीं दिखाई दे रहा है तो इसको हम क्या मानेंगे, ये द्विघात समीकरण नहीं है। ठीक है, द्विघात समीकरण नहीं है तो यहीं पे लिखेंगे द्विघात समीकरण नहीं है। चलिए अब हम आगे का प्रश्न चौथा कर लेते हैं। देखिए यहाँ पर भी आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो इसका इसमें करेंगे तो 2x का स्क्वायर, फिर इसका इसमें तो प्लस का x, फिर इसका इसमें तो 6x और इसका जब फिर इसमें कर देंगे तो 3 और यहाँ पे x का स्क्वायर इसमें फिर इसमें प्लस का 5x। अब ध्यान दीजिए ये 2x स्क्वायर है, एक x स्क्वायर इधर आएगा तो घटेगा यहाँ पे, इसमें से इसको घटाएंगे तो माइनस का 5x और इधर भी आएगा तो 5x, तो ये इसको भी उठा लेकर आए, इसको भी लेकर आए। अब यहाँ पे बचा क्या, 3 बराबर 0, इसमें से घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, x स्क्वायर बचेगा और 5 5 मिल करके 10x। ठीक है, और यहाँ पे 3 इक्वल टू 0। तो इस तरह से हम देख रहे हैं कि इस इक्वेशन में जो हमने प्राप्त किया है इसमें 2 घात है तो इसलिए लिखेंगे द्विघात समीकरण है। ठीक है, तो 4 प्रश्नों तक आप लोग कर लिए हैं। अब आगे का प्रश्न हम लोग देखते हैं। तो देखिए यहाँ पे x² प्लस 3x प्लस 1 इक्वल टू x माइनस 2 है, तो ये a माइनस बी का होल स्क्वायर है तो इसको एक्सपेंड करना पड़ेगा सूत्र से। अब ध्यान दीजिए यहाँ पे x³ है और प्लस का 3x है और प्लस का 1 है, इसको डायरेक्ट हम उतार रहे हैं, इसको आप एक्सपेंड करेंगे तो x² यहाँ पे 4 और माइनस का 4x मिलेगा। अब सॉरी यहाँ पे 2 है। अब देखिए यहाँ पे x² से x² कट जाएगा और यहाँ पे 3x है और इसको लेकर आएंगे तो 4x हो जाएगा और यहाँ पे 4 है, इधर लेकर आएंगे तो 1 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 7x बराबर 3। तो इसमें 2 घात दिख ही नहीं रहा है तो इसलिए द्विघात नहीं है। अब इसको देखा जाए, यहाँ पे देखिए कौन सा फार्मूला यूज होगा, लिख दे रहे हैं a प्लस बी का होल क्यूब होता है a क्यूब
प्लस बी क्यू प्लस 3ab ब्रैकेट में a प्लस बी। तो इसी से तोड़ेंगे, इसको a मानते हैं, इसको b मानते हैं, तो रखेंगे यहाँ पे एक x का क्यूब प्लस 2 का क्यूब प्लस 3, a का वैल्यू x, b का वैल्यू 2, उसके बाद से यही आ जाता है x प्लस 2, ठीक है, इक्वल टू 0। अब इसका इसमें गुणा करेंगे तो 2x क्यूब हो जाएगा, फिर इसका इसमें गुणा करेंगे तो माइनस का 2x हो जाएगा। अब ध्यान दीजिए यहाँ पे x क्यूब इसका हो जाएगा 8 और उसके बाद से 3 दूनी 6, यहाँ पे हो जाएगा 6x और ब्रैकेट में x प्लस 2, अब बराबर यहाँ पे 2x क्यूब माइनस का 2x। अब जो एक जैसे हैं लाइक टर्म्स उसको हम एक जगह कर देते हैं, तो यहाँ पे देखिए x का क्यूब है, इसको लेकर आएंगे तो 2x क्यूब हो जाएगा, फिर उसके बाद से आप इसमें 1 मिनट रुक जाइए, इसका गुणा कर दे पहले, उसके बाद से x क्यूब प्लस 8 है और इसका गुणा करेंगे तो 6x स्क्वायर और 6 दूनी 12, ठीक है, और यहाँ पे 2x क्यूब माइनस 2x। उसके बाद से अब हम यहाँ पे x क्यूब में से 2x क्यूब घटाएंगे, फिर यहाँ पे 6x स्क्वायर में से कुछ भी नहीं घटेगा क्योंकि स्क्वायर ही नहीं है, फिर यहाँ पे इसको लेकर आएंगे तो 2x हो जाएगा और यहाँ पे 12 8 20 हो जाएगा इक्वल टू 0। तो यहाँ माइनस का x क्यूब आएगा और प्लस 6x स्क्वायर आएगा और प्लस का 2x और प्लस 20 इक्वल टू 0। तो ये द्विघात समीकरण नहीं है, क्यों? क्योंकि इसका घात 3 है, द्विघात समीकरण नहीं है। आप चाहें तो इसका एक्सपेंड करके यहीं पे बता सकते हैं कि इसको घटाने पर x क्यूब आ रहा है तो यह द्विघात समीकरण नहीं होगा, ठीक है, आप यहीं पे बता सकते हैं, लेकिन हमने समझने के लिए यहाँ तक विस्तार कर दिया आपका। अब चलिए आगे का प्रश्न देखते हैं। यहाँ पे 7वां प्रश्न दिया है x क्यूब, उसके बाद से माइनस 4x स्क्वायर, उसके बाद माइनस ax प्लस 1, ये होगा, इस एक्सपेंड करेंगे तो x क्यूब यहाँ पे 2 पे क्यूब माइनस 3 हो गया, उसके बाद से यहाँ पे गुणे x गुणे 2 और ब्रैकेट में ही आ जाता है x माइनस 2, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए x क्यूब से x क्यूब कट जा रहा है, यहाँ पे माइनस का 4x स्क्वायर है और उसके बाद से यहाँ पे स्क्वायर नहीं है तो अब गुणा करना, तो जैसा है वैसे उतार दे रहे हैं। यहाँ पे x प्लस 1, उसके बाद से यहाँ माइनस का 8 हो जाएगा और यहाँ पे गुणा करेंगे तो 6 हो जाएगा, तो 6x होगा और x माइनस 2 होगा। अब ध्यान दीजिए माइनस का 4x स्क्वायर है, माइनस का x और प्लस 1, ये हो जाएगा माइनस का 8, इसका इसमें गुणा होगा, इसमें होगा तो माइनस का 6x स्क्वायर, उसके बाद से यहाँ पे इसका जब इसमें गुणा होगा तो माइनस माइनस होगा प्लस, तो 12x। अब यहाँ पे इसको लेकर आएंगे तो 6x हो जाएगा स्क्वायर, इसमें से 4x स्क्वायर घट जाएगा, फिर यहाँ पे देखिए ये माइनस का x है, इसको 12 का लेकर आएंगे तो यहाँ पे 12x माइनस का हो जाएगा, यहाँ प्लस का 1 है, इसमें 8 को लेकर आएंगे तो इतना हो जाएगा इक्वल टू 0। इसी को सॉल्व कर देना है तो यहाँ बचेगा 2x स्क्वायर और यहाँ पे 13x और यहाँ पे 9 इक्वल टू 0, तो लिखेंगे हाँ द्विघात समीकरण है, ये द्विघात है, ठीक है। अब इसको देखिए आगे वाला प्रश्न, इसको भी ठीक उसी तरह से करेंगे, तो इसका मल्टीप्लाई इसमें कर देंगे तो 2x स्क्वायर, इसका इसमें कर देंगे तो 6x, इसका इसमें कर देंगे तो माइनस का x और इसका जब इसमें होगा तो प्लस का 3, ठीक इसी तरह से ये भी होगा, तो यहाँ इसका गुणा करेंगे तो x का स्क्वायर, फिर यहाँ पे माइनस का x, फिर 5x, उसके बाद से माइनस का 5। ध्यान दीजिए इसका इसमें गुणा हुआ इसमें हुआ है तो ये आया है, ठीक है, फिर इसका जो है इसमें हुआ 5x हो जाएगा और इसका इसमें हुआ -5। अब इसको क्या करना है, सॉल्व कर देना है। 2x स्क्वायर है तो एक x स्क्वायर इसमें तो घट जाएगा तो x स्क्वायर बचेगा और यहाँ माइनस का 7x है और प्लस का 3 इक्वल टू यहाँ पे 4x बचेगा और उसके से 5।
अब यहाँ पे यक्स स्क्वायर माइनस का यहाँ पे 7 है, इधर आएगा तो ये भी माइनस हो जाएगा, तो 11 यक्स हो जाएगा। ये माइनस है तो इधर आएगा 8 हो जाएगा, इक्वल टू 0। तो ये द्विघात समीकरण है। क्यों? क्योंकि इसका घात 2 है, तो इसलिए द्विघात समीकरण है। ठीक है। अब 9वां प्रश्न को देखिए, यहाँ पे एक्स क्यूब है, उसी तरह से हम उतार लेना 3x + 1। ठीक है। यहाँ पे देखिए थोड़ा सा इस क्वेश्चन को करने से पहले 5वां प्रश्न को देखिए, x² + 3x + 1 = x - 2 का होल स्क्वायर है। फिर 9वां प्रश्न को देखिए, x² + 3x + 1 = x - 2 का होल स्क्वायर। सेम दोनों है, तो 5वां से ही आप कर लेंगे इसको। ठीक है। तो अब हम इसको रोक दे रहे हैं, ब्रेक लगा दे रहे हैं। अब ये 5वां प्रश्न से आप कर लेंगे, 5वां प्रश्न से। अब ये वाला प्रश्न हम लोग देखें, ये वाला तो देखिए 10वां प्रश्न, इसमें दिया गया कि निम्न स्थितियों को द्विघात समीकरण के रूप में लिखना है। तो ये जो क्वेश्चन दे रहा है उसको आप द्विघात में बदल करके रख देना है। ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल 306 है, पूर्णांकों को ज्ञात कीजिए। तो देखिए, क्रमागत का मतलब होता है क्रम से, जैसे 1 के बाद 2 आता है, 2 के बाद 3 आता है, 3 के बाद 4, ऐसे। ठीक है। तो दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल 306 है, पूर्णांक ज्ञात कीजिए। तो यहाँ दो क्रमागत मानना पड़ेगा। तो माना दो क्रमागत पूर्णांक यक्स और यक्स + 1 है। ठीक है। अब प्रश्नानुसार देखिए, यहाँ पे धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल यानी यक्स है और यक्स + 1 = कितना है? 306 है। अब इसका गुणा कर दीजिए, x² यक्स और इसको अंदर ले लेंगे तो 306 = 0। तो ये आपका आंसर आ गया 10वां का। बस इतना ही करना था, इसको सॉल्व नहीं करना है, क्योंकि इसमें कहा गया द्विघात समीकरण के रूप में लिखना है इस स्थिति को। अब चलिए हम लोग 11वां प्रश्न देखते हैं। हेलो प्यारे बच्चों, देखिए यहाँ पे 11वां प्रश्न दिया है, एक रेलगाड़ी 480 किमी की दूरी समान चाल से तय कर रही है। यदि इसकी चाल 8 किमी प्रति घंटा कम हो जाती है तो वह उसी दूरी को तय करने में 3 घंटे अधिक समय लेती है। ठीक है। हमें ज्ञात करना रेलगाड़ी की चाल। तो इस जो टॉपिक है, इस टॉपिक को द्विघात समीकरण के रूप में चेंज करना है। ठीक है। तो चलिए हम सॉल्व करते हैं। पहले हम मान ले रहे हैं, माना रेलगाड़ी की चाल x किमी प्रति घंटा है। ठीक है। उसके बाद से आप सूत्र जानते हैं, यहाँ पे लिख दे रहे हैं, समय बराबर दूरी बटा चाल, ये है। अब 8 किमी प्रति घंटा, 8 किमी प्रति घंटा रेलगाड़ी 8 किमी प्रति घंटा समय लेती, 8 किमी प्रति घंटा उसके चाल जो है पहले उसमें से कम कर दिया जा रहा है। तो नया चाल इसका क्या हो जाएगा? इसका नया चाल हो जाएगा, देखिए कितना हो जाएगा, x - 8। इसका प्रारंभिक चाल x था, तो अब 8 मिनट प्रति घंटा कम किया जा रहा है। ठीक है। 8 किमी प्रति घंटा कम किया जा रहा है, तो x - 8 हो जा रहा है। ये भी किमी प्रति घंटा में नापा जाएगा। अब उसके बाद से यहाँ पे 480 किमी दूरी तय करने में लगा समय जो होता है, समय 480 किमी दूरी तय करने में लिख दे रहे हैं 480 किमी दूरी तय करने में लगा समय। तो आप जानते हैं दो टोटल डिस्टेंस 480 है और
पहला जो उसका वेग चाल है उससे हम डिवाइड कर देंगे तो समय निकल जाएगा। फिर यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि और दूसरे वेग से यानी दूसरा जो चाल है उसका क्या है यक्स माइनस 8। तो यहाँ पे 480 किमी दूरी तय करने में लगा समय। तो यहाँ पे 480 तो रहेगा लेकिन इसका स्पीड जो है एक्स माइनस इतना हो जाएगा, चाल घट गया है। अब प्रश्नानुसार प्रश्न में ये कह रहा है कि दोनों समयों में अंतर 3 का है, 3 घंटे का है, ठीक है, 3 घंटे का अंतर है। तो इसको हम यहाँ पे लिखेंगे दोनों समयों में अंतर 3 घंटे का है। तब हम लिख सकते हैं पहला जो है 480 किमी प्रति घंटा है, उसका समय इतना है, उसमें से घटा दे रहे हैं 480 बटा यक्स माइनस इतना इक्वल टू 3। अब इसी को आपको सॉल्व करना है। तो ध्यान दीजिए यहाँ से 480 कॉमन ले रहे हैं तो मिलेगा क्या 1/x माइनस 1/x माइनस 8। उसके बाद से यहाँ पे 3 और 400 यहाँ पे 80 है। 480 को उधर ट्रांसफरिंग करेंगे तो क्या होगा देखिए यहाँ पे 1/x माइनस 1/x माइनस 8 इक्वल टू 3/480। 3 से काटिए 3 एकम और 3 एकम 3 छः 18 160 इतना हो गया। फिर इसके बाद से इसको आप सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे हम कर दे रहे हैं देखिए इसका इसमें गुणा हो जाएगा तो x माइनस 8 हो जाएगा और माइनस यहाँ पे उधर गुणा हो जाएगा तो यक्स हो जाएगा। फिर इन दोनों का गुणा होगा इन दोनों का तो यक्स का स्क्वायर हो जाएगा और उसके बाद से माइनस का 8 यक्स। उसके बाद से यहाँ काटे हैं 160 1/160 आएगा, इससे एक कट जाएगा, इसका गुणा इसमें और इसका गुणा इसमें तो यक्स स्क्वायर माइनस का 8 यक्स अब बराबर 160 गुणे माइनस का 8। फिर यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस का 8x इसका गुणा कर लीजिए और 8 यहाँ पे 0 हो गया, 8 छः के 48, 48 को 8 हो गया, 48 को 8 और उसको 8 4 12 1280। यहाँ पे एक्स स्क्वायर उसको से एक्स स्क्वायर यहाँ पे 8x और 1280 यहाँ पे लिख देंगे तो हो जाएगा। तो इस तरह से यह प्रश्न आपको करना है और इस प्रश्न को इम्पोर्टेंट कर लीजिए क्योंकि ये बोर्ड एग्जाम में आने की संभावना ज़्यादा हैं। ठीक है, तो अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। देखिए यहाँ पे दिया है एक आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल 528 वर्ग मीटर है। दोनों की लंबाई में चौड़ाई के दोनों की लंबाई चौड़ाई के दुगुनों से एक अधिक है। ठीक है, क्षेत्रफल की लंबाई चौड़ाई से यहाँ से रहेगा, बुक में आप क्वेश्चन देख लीजिएगा, दुगुने से एक अधिक है। भूखंड की लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे सबसे पहले हम मानेंगे, माना आयताकार भूखंड की चौड़ाई x मीटर है। ठीक है, मीटर में है तो तब लंबाई क्या कह रहा है, लंबाई में लंबाई चौड़ाई के दुगुने से एक अधिक है। तो ये चौड़ाई हो गया, उसमें हम 2 से गुणा कर दे रहे हैं, दुगुना हो गया, और एक अधिक है तो एक जोड़ दे रहे हैं। ठीक है, अब आप जानते हैं आयताकार भूखंड है तो आयत का क्षेत्रफल आपको पता है, तो लिखेंगे आयत का क्षेत्रफल बराबर होता है लंबाई गुणे चौड़ाई। तो आयत का क्षेत्रफल यहाँ पे 528 दिया है और यहाँ पे लंबाई कितना है 2x + 1, दुगुने चौड़ाई के दुगुने से एक अधिक, और उसके बाद चौड़ाई क्या है x। फिर इसके बाद से यहाँ पे इसका गुणा कर देंगे तो 2x² यहाँ पे x 528 हो गया। अब इसको उधर लेकर जाएंगे तो क्या नया समीकरण बनेगा 2x² + x और माइनस का 528। तो यही आपका आंसर है, इसको हल नहीं करना है। अब जानकारी के लिए, ठीक है,
इस टाइप के प्रश्न कभी कभी आते हैं। तो चलिए अब हम लोग आखिरी प्रश्न देखते हैं। देखिए कहा जा रहा है प्रश्न में कि रोहन की माँ उससे 26 वर्ष बड़ी है, ठीक है। उनकी आय का गुणनफल अब से 3 वर्ष पश्चात 360 हो जाएगा। रोहन की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। इस प्रश्न को इंपोर्टेंट कर लीजिए, ये प्रश्न आ सकता है, ठीक है। देखिए हम सबसे पहले मानेंगे रोहन की आयु। माना रोहन की आयु x वर्ष है, तब उसकी मम्मी के क्या हो जाएगा, तब उसकी माँ की आयु, उसकी माँ का आयु क्या हो जाएगा, यहाँ पे उससे 26 साल बड़ी है तो x + 26, ठीक है। इसका तो भाई x है, लेकिन उनकी माता जो है 26 साल बड़ी है तो x + 26 हो जाएगा। फिर उसके बाद से 3 वर्ष बाद दिया है, यहाँ पे दिया है अब से 3 वर्ष पश्चात 360 हो जाएगा उनके गुणनफल, उनके आय का गुणनफल। तो 3 वर्ष बाद, तो 3 वर्ष बाद रोहन की आय क्या हो जाएगा, रोहन की आय क्या हो जाएगा, x + 3 हो जाएगा। 3 साल बिता रहा है तो 3 साल बढ़ेगा उसका। फिर उसकी माँ की आय, उसकी माँ की आय कितना है, x + 26 है, तो ये भी 3 साल बढ़ाएंगे तो ये हो जाएगा x + 29। अब प्रश्नानुसार यहाँ पे लिखिए, प्रश्नानुसार कहा गया है कि इन दोनों के आय का हम गुणा अगर कर दें तो 360 हो जा रहा है। कितना हो जा रहा है, 360। तो देखिए यहाँ पे x + 3 और उसके बाद से x + 29 इक्वल टू कितना है, 360। अब देखिए इसका इसमें गुणा करेंगे तो x², फिर यहाँ पे करेंगे तो 29x, फिर इसमें 3x और इसका इसमें 9 3 27 27 को 7 और 3 6 3 दूनी 6 और 2 8, ठीक है, 87 360। अब उसके बाद से यहाँ पे x² ले लेंगे, यहाँ पे 29 और यहाँ पे 29 और 3 32x और उसके बाद इसको इधर लेकर घटाएंगे तो 87 इसमें से घटा कर लेकर आएंगे तो -273 आंसर आपका आ गया। तो इसी तरह से इस प्रश्न को करना था, ठीक है। तो मैं आशा करता हूँ कि मेरा पढ़ाया हुआ आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा, ठीक है। थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। प्यारे बच्चों, अगर आप इस चैनल पे पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि इसी तरह का वीडियो आपको मिलता रहे।